मंडे वुमेन इंक्लूजन लॉस अपन देख रहे थे पिछली बार, और पिछली बार मैंने आपको बताया था यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपका जो लास्ट टॉपिक था अपना वो किससे संबंधित था, वो था अपना नेशनल लॉ से संबंधित, जो प्रोटेक्शन करता है महिलाओं का, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, है ना। को एक मिनट में बता देता हूँ कि नेशनल लॉ प्रोटेक्शन के अंतर्गत अपन जो बात कर रहे थे, जिसमें मैंने कहा था आईपीसी से संबंधित प्रावधान है जो अपन पढ़ते रहेंगे अभी, क्योंकि अपने सिलेबस में भी हैं, और इसके अलावा कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि सीआरपीसी में है। सीआरपीसी के जो प्रावधान मैंने पिछली बार बताए थे वो बता देता हूँ मैं आपको एक मिनट में समराइज करके, उसके बाद अपन फटाक से आगे चलते हैं। अपन ने बात की थी कि विचारण का स्थान के बारे में, सेक्शन 182 के बारे में बात की थी। जो विचारण का स्थान होगा वो वहाँ पे व्यवस्थित वहाँ पे होगा, स्थान पे किया जाएगा जहाँ पे विचारण होना चाहिए। सदाचरण की परिवीक्षा पे स्त्री को छोड़ा जाना, सेक्शन 360 के अंतर्गत की बात की थी अपन ने कि परिवीक्षा पे छोड़ दिया जाएगा उनको यदि स्त्रियाँ हैं, बालक हैं तो, है ना। गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड का विलंब, यदि कोई महिला गर्भवती है और वो अपराध में उसको अभियुक्त बनाया गया है और उसको दोष सिद्ध किया जाता है तो सेक्शन 416 के अंतर्गत उसको जमानत दे दी जाएगी। यहाँ पे वो बता रहा हूँ मैं कि सीआरपीसी के अंतर्गत वो प्रावधान जो महिलाओं को संरक्षित करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं हम आपको, जिसमें मैंने आपको विचारण के बारे में बताया था, विचारण के स्थान के बारे में बताया था, सेक्शन 182, 181 क्लॉज 2 के अंतर्गत, है ना। वहीं फिर सेक्शन 360 की बात की थी, सदाचरण की परिवीक्षा पर स्त्री को छोड़ा जाना कि उससे अच्छा आचरण के आधार पर छोड़ दिया जाएगा। गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड का विलंबन किया जाएगा, सेक्शन 416 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत। गैर जमानती अपराधों में स्त्री अपराधी की जमानत सेक्शन 437 के अंतर्गत ले ली जाएगी। गैर जमानती मतलब जिसमें जमानत नहीं हो सकती। जमानत कहाँ से हो सकती है? गैर जमानती मामलों में भी जमानत होती है। कहाँ से होती है? आपके कोर्ट से हो जाती है। और विशेष प्रावधान बताए थे मैंने आपको, सेक्शन 446 क्लॉज 4, सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात किसी भी महिला अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि गिरफ्तार करना ही पड़े तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी कि पुलिस अधिकारी होगी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से अनुमति लेके भी उसको गिरफ्तार करेगी, वो भी पुलिस महिला अधिकारी, और कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। वहीं सेक्शन 447 क्लॉज 2 था सीआरपीसी का, जो पर्दानशीन महिला तलाशी लेने जा रहा है, कोई बंदा, कोई ऑफिसर पुलिस तलाशी दे रहा है तो वो घुसेगा तो किसी परिसर में, लेकिन यदि वहाँ पर्दानशीन महिला रहती है तो उसको समुचित व्यवस्था देगा निकलने की वहाँ से, कि वहाँ से वो हट जाए, तब वो वहाँ पे उसमें प्रवेश कर सकेगा, और उसको बता दिया जाएगा कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो किसी रूढ़ी के अनुसार, किसी प्रथा के अनुसार, किसी कस्टम के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। क्लॉज सेक्शन 51 क्लॉज 2 बताया था मैंने, महिला की तलाशी ली जाएगी तो शिष्टापूर्वक ली जाएगी और किसी महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस कांस्टेबल के माध्यम से ली जाएगी, कोई और नहीं ले सकता। वहीं 53 क्लॉज 2 था जो चिकित्सा परीक्षण की बात करता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा, रजिस्टर्ड मतलब जो चिकित्सा अधिकारी है जो रजिस्टर्ड है, उसको रजिस्ट्रेशन प्राप्त है, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, वो उसका चिकित्सा परीक्षण करेगा। वहीं 53 था, 53 का क्लॉज ए का क्लॉज 1 था जो अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। रेप के अभियुक्त का परीक्षण आवश्यक बल का प्रयोग करके भी किया जाएगा। यदि कोई रेप का अभियुक्त है और उसने रेप किया है तो ऐसे अभियुक्त का मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड है उसके माध्यम से परीक्षण करवाया जाएगा, और यदि उसमें आनाकानी करता है तो आवश्यक बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। वहीं सेक्शन 164A था जो अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें बलात्संग की पीड़ित महिला का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। मतलब उसका चिकित्सीय परीक्षण भी करेंगे, चाहे तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी संस्था का हो, मतलब प्राइवेट हो, और ये कब किया जाएगा? विदिन 24 आवर्स में किया जाएगा, ताकि वो साक्ष्य उपलब्ध हो सकें, साक्ष्य नष्ट ना हो जाए, है ना, इसका ध्यान रखा जाएगा। ये सब किसके लिए है? प्रोटेक्शन के लिए है। महिलाओं का विशेष संरक्षण इससे होता है और विशेष संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। वयस्क पुरुष सदस्यों पर समन की तामील की बात की थी मैंने, वयस्क पुरुष समन पर तामील की जाएगी। ये बात ये इंगित करती है मतलब इंडिकेट करती है कि महिलाओं को अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा होशियार नहीं समझते थे, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया था जिसको संशोधित कर दिया गया कि महिला के शिक्षित ना होने की ओर इंगित करता था कि भाई पुरुष सदस्य ही लेगा, घर का पुरुष सदस्य है या पढ़ा लिखा सदस्य है वही लेगा, कोई घर का महिला नहीं ले सकती, लेकिन अब उसको संशोधित कर दिया गया है। पत्नी तथा बालकों के भरण पोषण के लिए आदेश मैंने सेक्शन 125 सीआरपीसी में बताया था कि जो एक पति है वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप का भरण पोषण करेगा, इस लीगल लायबिलिटी है।
और दायित्व है, कर्तव्य है उनका, और इनका अधिकार है अपने उन बच्चों का जो कि अवयस्क हैं, उस लड़की का जो वयस्क है लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ है, या वो बच्चा जो हैंडीकैप है भले ही वो वयस्क हो गया, उनका भरण पोषण करने का दायित्व है। और बुजुर्ग माँ बाप का जो अपना भरण पोषण खुद नहीं कर सकते, उनका भरण पोषण करने का दायित्व एक व्यक्ति का है। इस सेक्शन 125 सेक्शन 125 से लेके 128 में सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। उपस्थिति से छूट सेक्शन 160 क्लॉज 1 प्रोविजन करती है कि किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का है, या कोई 65 वर्ष से अधिक आयु का है, या कोई महिला है, या मानसिक या शारीरिक रूप से निरसक्त है, तो ऐसे स्थान में ऐसा पुरुष स्त्री पुरुष निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने के लिए अपेक्षा नहीं की जाएगी। यथा प्रावधान कायम किया गया है सेक्शन 160 क्लॉज 1 में। भाई 15 वर्ष से कम आयु का है, या 65 से अधिक आयु का है, या कोई स्त्री है, कोई हैंडीकैप है मानसिक शारीरिक रूप से, तो ऐसे व्यक्ति से उनके अपने स्थान को छोड़ के अन्य स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, ऐसा न्यायालय नहीं करेगा। वहीं अगला एक और प्रावधान मैंने बताया था, स्त्री की मृत्यु होने पर सब परीक्षण पोस्टमार्टम किया जाएगा, और पोस्टमार्टम करने से ये पता पड़ जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है, उसको क्या दिया गया था, या उसको क्या खिलाया गया था, उसकी हत्या कैसे हुई है, या उसके साथ कौन सी दुर्घटना या अपराध हुआ था। और ये काय के अंतर्गत सेक्शन 174 के अंतर्गत वो, और ये जानने के लिए 498A और 304B के उस स्त्री के संबंधी द्वारा प्रार्थना करने पर सब परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। और उसके उपरोक्त सभी प्रावधान जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत स्त्री के हित में बनाए गए हैं, तथा वे आर्टिकल 14 के प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है, लेकिन 15(3) क्लॉज के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं और संरक्षित हैं कि भाई ऐसा किया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार अपराधों पर रोक लगे और उस पर तुरंत कार्रवाई हो सके, ताकि महिला संरक्षित रहें। तो ये जो प्रावधान थे, कुछ मैंने पिछली बार बताए थे आपको, उनको एक समराइज कर दिया है, जो सीआरपीसी के अंतर्गत थे। आज हम बात करेंगे एविडेंस के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं को संरक्षित करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है आपका सेक्शन 120। सेक्शन 120 कहता है पार्टीज टू सिविल सूट and their wives or husbands or wife or person under criminal trial. In all civil proceedings, the parties to the suit and the husband or wife of any party to the suit shall be competent witness. वो कैसे सक्षम साक्षी हैं, चाहे सिविल कार्रवाई हो चाहे आपकी आपराधिक कार्रवाई हो। In criminal proceedings against any person, the husband or wife of such person respectively shall be a competent witness. कैसे होंगे बताता हूं। सभी सिविल कार्रवाइयों में बाद के पक्षकार और बाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे, मतलब उनको चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको सक्षम साक्षी माना गया है, कॉम्पिटेंट विटनेस माना गया है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी, मतलब उनको सक्षम साक्षी माना जाएगा। यदि कोई दंडिक कार्रवाई है, कोई सिविल कार्रवाई चल रही है, तो सेक्शन 120 इस मामले में हमको बताता है। सेक्शन 120 क्या बता रहा है हमको, इस बारे में बता रहा है कि वो सक्षम साक्षी होंगे, कॉम्पिटेंट विटनेस माना गया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, मतलब वहां पे स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा गया है और उनकी गवाही भी मान्य है। इट इज इंपॉर्टेंट। वहीं सेक्शन 122 है जो बात करता है आपका वैवाहिक स्थिति के समय दी गई संसूचनाएं बताने से उनको जबरदस्ती नहीं की जाएगी, ठीक ना। Communications during marriage. No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage. तो मैरिज के दौरान में जो कम्युनिकेशन या संसूचनाएं दी गई हैं वो देने के लिए उनको डिस्क्लोज करने के लिए क्या नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा, उनको परेशान नहीं किया जाएगा जो मैरिज के समय उसको दी गई हैं। बाय एनी पर्सन टू whom he is or has been married, जो उसके साथ विवाहित है। nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consigns except in suit between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime कमिटेड अगेंस्ट द अदर। अब इसको देखेंगे, आप हिंदी में देखो। विवाहित स्थिति के दौरान में
की गई संसूचनाएं, मतलब जो संसूचनाएं पति पत्नी एक दूसरे को देते हैं वो संरक्षित हैं, उनको कोर्ट भी जानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वो बात इसको कैसे कहते हैं, संरक्षित कर दिया गया है सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को जो किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित है या रह चुका है, मतलब जिससे विवाह हुआ है या जिसके साथ विवाहित है, विवाहित रह चुका है ना, मतलब हो सकता है डिवोर्स हो गया हो या नहीं हुआ हो, तो विवाहित स्थिति के दौरान में, जब विवाहित स्थिति थी, दोनों मैरिड कंडीशन में थे, उसे दी गई या प्रकट करने के लिए जो दी गई संसूचनाएं हैं उनको प्रकट करने के लिए, मतलब बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अच्छा, और ना वह किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति जिसने वह संसूचना दी है या उसका हित प्रतिनिधि सम्मत ना हो। मानो जिसने उसको संसूचना दी है या जो उसका प्रतिनिधि है, यदि वो सम्मत हो जाते हैं, कंसाइंट हो जाती है तो ठीक है। यदि कंसाइंट नहीं होती, उनके मना कर, मतलब बताने लायक नहीं है, तो नहीं बता सकते हैं, नहीं बताया जाएगा, ना उनको परेशान किया जाएगा, ना कोर्ट उनको परेशान कर सकता है उसके लिए। सिवाय उन बातों में, अब उन्होंने इसमें एक्सेप्शन डाला, सिवाय उन बातों में, मतलब उन बातों में वो बता सकते हैं। अब किस बातों में बता सकते हैं वो देखो, जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हो, पता पड़ा आपस में ही उनके रिलेशन खराब हो गए, ठीक है, पति पत्नी में रिलेशन खराब हो गया, डिवोर्स होने वाला है, कोई अनकंडीशन हो गई, तो फिर उस कंडीशन में वो एक दूसरे के खिलाफ उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को दी गई संसूचना किसी और को नहीं बताएंगे, भले कोर्ट भी उनको मजबूर नहीं कर सकता। या उन कार्रवाइयों में जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है, ठीक है, उसके सिवाय बाकी वो कहीं नहीं बताएंगे। मतलब जब जरूरत पड़ती है तो वो कब बताएंगे, जब एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ की जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज वो एक दूसरे को दी गई संसूचनाएं किसी को बताने के लिए बाध्य नहीं किए जाएंगे। उसमें लिखा है उसका हित प्रतिनिधि सम्मत ना किया जाए, सिवाय उन बातों में, सिवाय मतलब एक्सेप्शन हो गया, जो विवाहित व्यक्तियों के बीच में हो, जो आपस में हो, या उन कार्रवाइयों में जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त है, एक दूसरे के लिए कोई आपस में अपराध कर दिया है, एक दूसरे के ऊपर कर दिया है, मारपीट का अपराध है, डिवोर्स का अपराध है, या कोई क्राइम किया है आपस में एक दूसरे के विरुद्ध, तो फिर वो उसका उपयोग कर सकते हैं जो संसूचनाओं का, और फिर वो किया सकता है। लेकिन इसके अलावा उन संसूचनाओं को ओपन कराने का राइट किसी का नहीं है, कोई उनको अनुज्ञात नहीं कर सकता, कोई उन पर दबाव नहीं बना सकता, वो कोर्ट भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 122 भी प्रोटेक्ट करता है महिलाओं को और पुरुषों को, मतलब महिलाओं को कर रहा है तो पुरुषों को भी कर रहा है, सेम थिंग है, इसलिए उसको दोनों को शामिल किया गया है। वहीं आता है आपका सेक्शन 113A, मतलब ये बाद में जोड़ा गया था, विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या की उत्प्रेरणा के विषय में उपधारणा। क्या उपधारणा है सुनिए पहले। प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं दुष्प्रेरण होता क्या है। दुष्प्रेरण मतलब अबेटमेंट, सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 120 तक आईपीसी में डिफाइन है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण में होता क्या है, जैसे कि मैं कहूं दो लड़ रहे हैं व्यक्ति, ए और बी लड़ रहे हैं, और ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते बी को कुछ मारने की इच्छा हुई, वो कुछ ढूंढ रहा है, वहां सी खड़ा है, सी ने उसको चाकू पकड़ा दिया सहायता के द्वारा, ठीक है। एक हो गया उकसाने के द्वारा, दूसरा सहायता के द्वारा, तीसरा षड्यंत्र के द्वारा। उकसाने के द्वारा ए बी के कान हमेशा भरता रहता है कि सी तुम्हारे बारे में कुछ गलत करता है, सी तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कहता है, तो वो तुम्हारा विरोधी है वगैरह वगैरह, उसके दिमाग में कान भरता रहता है, तो उकसा रहा है वो उसको, और उससे एक दिन बी को गुस्सा आता है, वो सी को पे अटैक कर देता है या सी पे कोई अपराध कर देता है उकसाने के द्वारा। सहायता मैंने बताई दी आपको, चाकू दे दिया, वो गुस्से में था, उसको चाकू हाथ में पकड़ा दिया, उसने मार दिया। षड्यंत्र के द्वारा, षड्यंत्र एक या एक से अधिक व्यक्ति दो मिलकर षड्यंत्र कर सकते हैं, एक व्यक्ति अकेला नहीं षड्यंत्र करता, दो कम से कम हो, षड्यंत्र कर दिया, षड्यंत्र करने के माध्यम से उसको फंसा दिया है। ये माध्यम हैं जो उत्प्रेरण करवाते हैं। उत्प्रेरण में कहता हो, जहाँ आपने जो साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे, उत्प्रेरण मतलब कैटेलाइजर का काम करता है। जैसे हम कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम क्रिया कराएं, हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, मतलब पानी। लेकिन उसको कराने के लिए बीच में उत्प्रेरक हमने कोई लगा दिया, और वो उत्प्रेरक क्या कर रहा है, उस क्रिया को बढ़ा रहा है। तो उत्प्रेरक का काम है उस क्रिया को बढ़ाना या उसमें घी डालना, आग में घी डालने का काम करता है उत्प्रेरक, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने क्या कहा है, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। कोई स्त्री आत्महत्या करे, उसको ऐसी परिस्थिति में डाला है
ऐसी परिस्थिति में डाला गया है जिससे वो आत्महत्या कर ले, तो वो आत्महत्या का दुष्प्रेरण कहलाएगा। तो सेक्शन 113A किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में अवधारणा करती है कि एक स्त्री मान लो आत्महत्या करके मर गई है, तो किसी व्यक्ति पे ये मामला चल सकता है कि उसने आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया होगा। तो उसको पहले आप सेक्शन सुनेंगे, फिर मैं उसको हिंदी में सुना के डिस्क्राइब करता हूं। When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband, उसके पति द्वारा, और एनी रिलेटिव, उसका अन्य कोई रिलेटिव हो सकता है जो पति का, हस्बैंड मतलब उसके पति के रिलेशन में कोई है, पति के नातेदार, पति या पति के नातेदार, एंड इट इज सोन दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड, और उसके बाद उसने सुसाइड कमिट की है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years, 7 वर्ष के अंदर यदि उसने सुसाइड की है, विवाह के 7 वर्ष के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ द हर मैरिज, उसकी शादी की मैरिज के 7 वर्ष के अंदर, and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, और उसके पति या पति के नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई है। The court may presume, तो कोर्ट क्या अवधारणा करेगा? कोर्ट अवधारणा करेगा having regard to all the other circumstances of the case, अन्य परिस्थितियों को देखते हुए, that such suicide has been abetted by her husband, तो जो सुसाइड है वो क्या उदाहरण करेगा कि उसके पति द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा सुसाइड को कमिट करवाया गया है, मतलब उत्पीड़न के द्वारा दुष्प्रेरण किया गया है ताकि वो कमिट कर सके। मैं एक्सप्लेनेशन दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्रुएल्टी शैल हैव द श्योर मीनिंग एज इन सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 45 ऑफ 1860, मतलब 1860 का जो 45 है, मतलब इंडियन आईपीसी है जो अपनी इंडियन पीनल कोड है, उसका सेक्शन 498A में जो क्रुएल्टी डिफाइन की गई है, वही क्रुएल्टी की बात कर रहे हैं। ये इंग्लिश वर्जन था, हिंदी वर्जन और सुन लो। जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है, और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी, और वह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अवधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी, पति या पति के नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी, मतलब उपधारणा ही कर लेगा। सेक्शन 113A के अनुसार यदि किसी महिला की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर विवाह की होती है और सुनने में यह आता है कि उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था, तो यही माना जाएगा कि उनने उसकी आत्महत्या के लिए उसको दुष्प्रेरित किया है। इसका मतलब यह हो गया सेक्शन 304B में वो ले गए हैं इसको, आत्महत्या को उनने क्या मान लिया है कि हत्या की है, आत्महत्या किस की है, लेकिन दुष्प्रेरण किसका है? पति और पति के नातेदार द्वारा। वहीं आप जब सेक्शन 107 से 120 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि दुष्प्रेरक को भी वही दंड मिलता है जो अपराध करने वाले को मिलता है। तो आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया है तो उनको दंडित किया जाएगा। और आपको पता ही है 304B में मिनिमम कारावास 7 वर्ष का है, मैक्सिमम आजीवन है, ठीक है। तो ये अपन ने विशेष प्रावधान देखा 113B के अंतर्गत, जो हमारा एविडेंस में 113A के अंतर्गत जो एविडेंस में वर्णित थे और जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए विशेष रूप से संरक्षित किया गया। 7 ईयर्स से ज़्यादा का हुआ टाइम तो सर, हाँ 7 ईयर्स से ज़्यादा हुआ तो बाकी के अपराध तो लगेंगे ही ना, किसी को मारना आसान थोड़ी है। कुछ लोग मूर्खता बस ऐसा समझते हैं कि 7 वर्ष आराम से निकल जाएं फिर तो पत्नी को हम मारेंगे, कूटेंगे और परेशान कर देंगे और भगा देंगे, ऐसा नहीं है। दूसरे अपराध, दूसरे क्राइम तो है ही ना जहाँ के तहाँ। यदि महिला को मारा है तो हत्या का मामला तो लगेगा ही, और अन्य किसी तरीके से मारा है तो वो भी मामला चलेगा, तो वो बचने वाला नहीं है व्यक्ति। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता है, जो आपका परिस्थितिजन्य मतलब सर्कमस्टांसेस पर आधारित जो साक्ष्य रहता है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। आदमी झूठ बोल सकता है, परिस्थितियां कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं। आसपास का एनवायरनमेंट कभी झूठ नहीं बोलता है। व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं, एक बात। दूसरा, आसपास की जो चीज़ें हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो झूठ नहीं बोलता है। कहीं ना कहीं से साक्ष्य उपलब्ध हो ही जाता है और साक्ष्य चिल्ला चिल्ला कहता है कि इसने क्या अपराध किया है, ठीक है। और वहीं आपका चौथा पॉइंट था आपका, जिससे इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्हें, बाकी विवाहित स्त्री ने विवाह संपन्न के 3 वर्ष के अंदर आत्महत्या कर ली। इसलिए मैं आपको मना करता हूं कि जो आप पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, रचना है, सीरीज है, इन सीरीज को ना पढ़ा करें। और पढ़ भी रहे हैं तो उस सीरीज को एक बार पहले पढ़ के उसमें करेक्शन कर लिया करें। कुछ का कुछ लिखते हैं, सन कुछ लिखते हैं, सेक्शन कुछ लिखते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अपनी लाइब्रेरी से 2 किताब इशू होती हैं आपको,
उन किताबों को ले जाएं, बारी बारी से ले जाएं, समय पर जमा करें, और जो आपने 20 सीरीज ले लिए हैं या अन्य सीरीज ले लिए हैं तो उसमें करेक्शन जरूर करते रहें। आपने उसको देख के लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें एक एग्जाम्पल जो दे रखा है वो सुन लीजिए पहले, फिर मैं अपन आगे चलते हैं। 113A सेक्शन 113। एक मिनट रुकना बेटा, हाँ ये है। बाकी विवाहित स्त्री ने विवाह संपन्न होने के 3 वर्ष के अंदर आत्महत्या कर ली। बा और उसके रिश्तेदारों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने आ के साथ निर्दयता का व्यवहार किया था, इस कारण वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी। यहां न्यायालय अब मामले की परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए उपधारणा करेगा कि बा और उसके रिश्तेदारों के उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर ही आ ने आत्महत्या की है, ठीक है। ये तो अभी अपन ने पहले सीआरपीसी में देखे थे प्रावधान, अब हम एविडेंस में देख रहे हैं जिसमें हमने 3 प्रावधान देख लिए। सेक्शन 120 देखा, सेक्शन 122 देखा, सेक्शन 113A देखा, जिसमें एक केस का नाम बता रहा था मैं, हरियाणा राज्य बनाम निक्कूराम AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 67 के मामले में कहा गया कि जहां दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की दुष्प्रेरणा में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि मृतका का भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत उत्पीड़न किया गया था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A के अंतर्गत उपधारणा नहीं की जा सकती। तो ये आपस में कोरिलेटेड है, सेक्शन 498 के साथ ही सेक्शन 113A को पढ़ते हैं। वहीं सेक्शन 113B है जो काय की है आपकी एविडेंस एक्ट की, जो किसके बारे में बात करती है, प्रिजम्पशन एज टू डॉवरी डेथ, दहेज हत्या के मामले में प्रिजम्पशन करती है। तो मैं आपको सेक्शन 113B के बारे में पहले बताता हूं, फिर हम बात करेंगे। प्रिजम्पशन एज टू डॉवरी डेथ, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डॉवरी डेथ of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death. Explanation दे रखा है, for the purpose of this section dowry death shall have the same meaning as in section 304B of the Indian Penal Code 45 of 1860। मतलब दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, जैसा कि आधा तो अपना सेक्शन 113A में हो गया था कि पति और पति के नाते द्वारा क्रूरता की गई थी शादी के विवाह के 7 वर्ष के पूर्व। बाकी का आपका सेक्शन 113B में आ जाता है दहेज मृत्यु के बारे में। हालांकि सेक्शन 304B IPC में एक साथ बढ़ने थे, लेकिन यहाँ पे हम उसको कैसे कहेंगे कि बाकी का यहाँ पे है। जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व, मतलब मृत्यु कुछ पूर्व मतलब वो समय निर्धारित न्यायालय करेगा कितने समय पूर्व, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं। क्या कर रहा है, ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग को लेकर, दहेज किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी, मतलब वही क्रूरता मतलब क्रूरल्टी सेक्शन 498A ऑफ IPC, या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है, भले ही वो महिला स्वयं आत्महत्या कर ले। इसलिए इससे पहला वाला सेक्शन प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहा था, महिला के जो दुष्प्रेरण हुआ था ना आत्महत्या का, या तो मार दिया है उसको 7 वर्ष के भीतर, या उसकी दाह से या जलने से मृत्यु हो गई, सेक्शन 304 भी कहता है, या उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जिसके कारण दहेज की मांग की जा रही थी, क्रूरता की जा रही थी। क्रूरता कौन कर रहा था, पति और पति के नातेदार कर रहे थे, और कब कर रहे थे, उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व। तो न्यायालय उसको देखेगा कि वास्तव में उस समय पूर्व दहेज की मांग के लिए उसको परेशान किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था, क्रूरता की जा रही थी, और महिला आत्महत्या कर लेती है 7 वर्ष के भीतर, तो यह माना जाएगा कि दहेज मृत्यु हुई है। ये था 304B जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए अलग से सेक्शन 113A और 113B बाद में जोड़े गए। ठीक, अब अगला है स्पष्टीकरण, भी मैंने बता दिया था आपको। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, बा की पत्नी है और बा उसके रिश्तेदारों ने दहेज में मोटरसाइकिल और 10,000 रुपये नकद मांग करते हुए आ के साथ क्रूरता का व्यवहार करना शुरू किया। एक दिन बा और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर आ की योजनाबद्ध तरीके से आग लगाकर इस तरह हत्या कर दी कि वह आत्महत्या का मामला लगे। यहां इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि दहेज की मांग आ से की जाती थी और उसके साथ मारपीट की जाती थी। न्यायालय आ की मृत्यु के बारे में दहेज मृत्यु होने की उपधारणा करेगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे पता पड़ेगा, तो ये पता ऐसे पड़ जाएगा कि लड़की अपने माँ बाप से फ़ोन कर रही है, फ़ोन पे बता रही है, या बार बार घर वालों में किसी को बता रही है कि वो दहेज की मांग कर रहे हैं, घर वाले भी दहेज दे दे के परेशान हैं, उसको लग रहा है कि अब घर वालों की स्थिति नहीं है, घर वालों को बुरा भला कह रहे हैं, यहाँ पे भी मुझे सता रखा है, जीवन इतना दूभर हो गया, दुर्लभ हो गया है कि अब मैं जी नहीं सकती, और मर जाने की कोशिश ज़्यादा, उसको मरना ज़्यादा आसान लगा जीने की अपेक्षा, वो मर गई, तो दहेज मृत्यु हो जाएगी। और रही बात सबूत की, तो सबूत ये है कि आसपास के पड़ोसी हैं, उसके घर का माहौल है, उसके घर के उसके लेटर्स हैं जो उसके माँ बाप को जा रहे हैं, वो व्हाट्सएप के जो एसएमएस हैं या व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं या वीडियो कॉल्स हैं, जो भी हैं सब रिकॉर्डिंग में रहते हैं। एक अंडर सिस्टम चलता है, उसके अंदर सब रिकॉर्डिंग में है, सब निकालना चाहें तो सब कुछ, हमारी व्हाट्सएप चैटिंग निकल सकती है, व्हाट्सएप वीडियो निकल सकता है, सब कुछ निकाला जा सकता है, तो वो खुफिया विभाग निकाल सकता है। और वो सब कैसे उसके संपुष्टिकारक साक्ष्य हो जाएंगे, वो बताएंगे कि महिला के साथ कैसा व्यवहार होता था, और वो सिद्ध होने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि वो पति के नातेदार उससे दहेज की मांग कर रहे थे, तो वो सिद्ध हो जाएगा कि दहेज मृत्यु हुई है। एक केस इसमें भी है जो हेमचंद बनाम हरियाणा राज्य AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट 120 के मामले में पत्नी के भूखे रहने से हुई मृत्यु, उसको भूखा रखते थे, बताओ, मृत्यु के मामले में साक्ष्य पेश की गई कि पति द्वारा दहेज की मांग के लिए निर्दयता का व्यवहार किया जाता था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 खा के अंतर्गत उपधारणा के आधार पर पति दंडनीय होने योग्य है। पता पड़ा उसको, महिला को प्रॉपर कपड़े नहीं दे रहे हैं पहनने के लिए, ठंड में गर्म कपड़े, गर्मी में उसको अन्य चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, व्यवहार उसके साथ बातचीत नहीं की जाती है, उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है, खाने को नहीं दिया जाता है, तो वो सब चीज़ें निर्दयता में आती हैं। हम जानते हैं क्रूरल्टी 3 प्रकार की होती है, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। मानसिक रूप से क्लेश पहुंचा रहे हैं उसको, मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और मानसिक रूप से कैसे परेशान किया जाता है, उसके घर वालों को बुरा भला कह रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उनको जब देखो तो कोस रहे हैं, तो वो एक निर्दयता का माहौल है, मानसिक क्लेश हो गया। उसके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसका पति उससे बात नहीं कर रहा है, घर वाले उसको ताना दे रहे हैं, तो मानसिक क्लेश हो गया। शारीरिक रूप से मारता पीटना, उनको चीज़ें उपलब्ध नहीं कराना, जो आवश्यक चीज़ें वो नहीं देना, खाने पीने को नहीं देना, तो वो बहुत वो हो गया आपका सामाजिक हो गया, आपका मानसिक हो गया, शारीरिक क्लेश हो गया, और आर्थिक रूप से उसको आर्थिक आवश्यकताएं जो महिलाओं की रहती हैं, जो भी संबंधित चीज़ें हैं, उनकी हाइजीन से संबंधित हैं या उनकी शरीर के पोषण से संबंधित हैं, अन्य कई चीज़ें हो सकती हैं जो स्त्रीउचित हैं, तो वो सब उनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जो आवश्यक हैं, अनावश्यक नहीं, फैशन की वस्तु की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ जो नीड है जो आदमी की, जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, वो चीज़ें भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, तो वो आर्थिक रूप से परेशान करना हो सकता है। ठीक है, अगला मामला है इसमें ही एविडेंस एक्ट में ही बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजनों में संपत्ति की अनुपस्थिति के विषय में उपधारणा, संपत्ति नहीं, सम्मति की अनुपस्थिति के विषय में उपधारणा क्या की जाएगी, तो उसके बारे में आपका सेक्शन 114 एक बात करता है। सेक्शन 114A जो भी ये भी बाद में जोड़ा गया था, बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा, कि सम्मति थी अथवा नहीं थी, इसके बारे में उपधारणा न्यायालय क्या करेगा, तो उसके लिए सेक्शन 114A प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसाइंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, इन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप अंडर क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C एंड क्लॉज D, क्लॉज E, क्लॉज F, क्लॉज G, क्लॉज H, क्लॉज I, क्लॉज J, क्लॉज K और क्लॉज L, clause M or clause N of subsection 2 of section 376 of the Indian Penal Code 45 of 1860, where sexual intercourse by the accused is proved, and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped, and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, उसने नहीं दी थी, the court shall presume that she did not consent। तो अपन उसको हिंदी में भी देख लेते हैं। आईपीसी 60 या 45 की धारा 376 की उपधारणा 2 के खंड का, खा, गा, घा, ढा, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, ढा, णा के अधीन बलात्संग के किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है, और प्रश्न यह है कि क्या वह स्त्री की जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है सम्मति के बिना किया गया था, विदाउट कंसाइंट, और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वो सिर्फ कथन कर रही है कि उसने कंसाइंट नहीं दी थी, सम्मति की उसने क्या कहा कि उसने कंसाइंट नहीं दी थी, तो क्या करेगा न्यायालय,
सम्मति के बिना किया गया है और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, महान्यायालय उपधारण करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। मतलब महिला ने मना कर दिया कि महिला ने कह मात्र दिया कि उसने सम्मति नहीं दी थी, इसका मतलब न्यायालय क्या प्रिजम्पशन करेगा कि सम्मति नहीं दी थी। ये प्रिजम्पशन है, उपधारणा है, समझा ना, प्रूफ नहीं है। न्यायालय ऐसा मानेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। अब सामने वाली पार्टी को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने सम्मति दी थी। इसका मतलब नहीं कि उनको सिद्ध नहीं करने दिया जाएगा, उपधारणा है, प्रिजम्पशन है, वो ऐसा सोचेगी न्यायालय कि उसने सम्मति नहीं दी थी। इस धारा में मैथुन से भारतीय संहिता 18 साल की पिताजी धारा 375 के खंड का से खंड डा मतलब ए से लेकर डी में वर्णित कोई कार्य विपरीत है। जो अपन ने सेक्शन देखी था रेप के मामले में, सेक्शन 375 में अपन ए से लेकर डी तक सारे प्रावधान देखे थे, कब रेप की कंडीशन में आता है, तो वो ही रेप है। तो यहाँ पे कंसाइन महिला क्या कह रही है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, तो न्यायालय क्या मानेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। न्यायालय इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं करेगा, उसकी बात मान लेगा। अब सिद्ध सामने वाली पार्टी को करना है कि उसने सम्मति दी थी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका 114A जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है अच्छी तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ थे जो मैंने आपको बताना थे, जो एविडेंस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान थे जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे अपन कल और देखेंगे, इसके बारे में अपन देख लेंगे। बाकी तो और भी जो प्रावधान है जैसे सती निवारण अधिनियम है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे अपन कि जो नेशनल लॉज हैं जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें से मेजर लॉज में आपने कल बताया आपको, एक तो IPC है, CRPC है, एविडेंस है, CPC है। तो एविडेंस और मैंने CRPC के बारे में बताया है ना। इसके अलावा आपको IPC के बारे में बताया था मैंने, और IPC से संबंधित कोई प्रावधान होंगे तो वो बताएंगे। कल अपन कोई एक्ट देखेंगे जो नेशनल लॉज के अंतर्गत, क्योंकि सारे लॉज जो हैं यदि नेशनल लॉ हैं, लॉ के अंतर्गत उनको एक्ट किया गया है, बनाया गया है, अधिनियमित किया गया है, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं महिलाओं को। तो उससे संबंधित और भी एक्ट हैं जो सती प्रथा निवारण अधिनियम था, तो उसको अपन कल देखेंगे। मिलते हैं कल।